हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव आर्ट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर ग्रेविटेशन क्लास 11 से। फिजिक्स का चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहले बेसिक हम देख लेते हैं कि न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ ये क्या होता है। ये केवल अट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, यानी कि एक दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता होती है हमारी, उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। जैसे पृथ्वी का है ग्रेविटेशन, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ खींचने का। तो पहला हो गया कि ये सिर्फ खींचने के लिए लगता है ग्रेविटेशन लॉ। दूसरा हमारा है एप्लीकेबल होता है केवल हैवी बॉडीज़ पे और स्पेस में। यही दो जगह हमें देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है हमारा दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी कि जो हमारे दो मासेस हैं, दो बॉडी हैं, उन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर वो बढ़ेंगे मास तो क्या होगा, हमारा फोर्स भी बढ़ेगा, और मास घटेंगे तो हमारा फोर्स भी जो है घट जाएगा। दूसरा फैक्टर है द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? आर, यानी कि आर स्क्वायर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन। यानी कि जितना ये नज़दीक होंगे उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा, जितना ये दूर जाएंगे उतना ही फोर्स कम लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ हमारा फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मासेस के प्रोडक्ट के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा हमारा क्या कहता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हमारा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये सेकंड। अब अगर हम इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो हमारा क्या आएगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा फोर्स इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ से, यहाँ पे हमने एक ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगा दिया जी। जी क्या है? ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये देखो, ठीक है। और वैल्यू तो हमारी आ गई फोर्स की। अब यहाँ से अगर हम इस जी की ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, यहाँ पे देखो, जी इक्वल हो जाएगा हमारे फोर्स इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। देखो ये हो गई हमारी जी की वैल्यू। ये कहाँ से निकाली हमने? इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमने इस वैल्यू को निकाला, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट डायमेंशन, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस का में नापते हैं हम लोग मीटर में, तो यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, यानी कि एक मास के लिए केजी और दो मास का प्रोडक्ट हो रहा है यानी कि केजी का स्क्वायर। तो ये होगा इसकी यूनिट। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। ठीक है, डायमेंशन इसकी क्या हो जाएगी, फोर्स की क्या होती है हमारी, MLT-2। ये होती है मीटर स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी यानी कि मास, मास का स्क्वायर। अब इस मास से इसका स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब आगे बचा क्या हमारा, L³ T-2 और m अकेला। तो ये क्या हो गई इसकी यूनिट, m-1। ये m जो है हमारा -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो m-1 L3 T-2 ये होगी इसकी डायमेंशन। प्रैक्टिकल वैल्यू की अगर बात करें, जी की प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है हमारी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों चीज हो गई। अब बात करते हैं कि क्या हमारा ये फोर्स और ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कभी सेम भी हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो हाँ, अगर हम देखें, अगर डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि ये अगर 1 हो जाए, डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए और मास भी हमारा 1 केजी हो जाए, तो क्या होगा, ये दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो इफ यदि क्या हो, हमारा r इक्वल हो जाए 1 मीटर के, हमारे मास m1 इक्वल हो जाए m2 के, इक्वल हो जाएंगे 1 kg के, तो क्या होगा, g
इक्वल हो जाएगा हमारे फोर्स के, यानी ग्रेविटेशन कांस्टेंट और फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो है डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।